ऐसा लग रहा है कि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, कर्मचारियों के नहीं। प्रत्येक कर्मचारी महासंघ एक बहुत बड़ा मंच नाम लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो पहले संगठन हुआ करता था वो अब धीरे धीरे गुणवत्ता खो रहा है। बात की कर्मचारी संगठन कमजोर मैं मानता हूँ, इस चीज को मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे ही कर्मचारी लोग ऐसे हैं। जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मतलब कुछ एक लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप से हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन जीतते हैं आते हैं, लेकिन हमारे चीज में हमें जो देखा कि अपने आप को लोग सत्ता के करीब जो मानते हैं, वो चीज जब हार पचा नहीं पाते तो वो किसी न किसी तरीके से अपने चार जो लोग हारे होते हैं उनको इकट्ठा करके कहीं जो दूसरा स्टेट लेवल पे जो दूसरा बंदा हारा था उसके ग्रुप खड़ा कर देते हैं कि हम तो सरकार के करीब है, अब हमें मान्यता मिलनी। मतलब आप मानते हैं कि जो कुछ संगठन ऐसे हैं जो सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए, व्यक्तिगत बेनिफिट लेने के लिए अपना सत्ता की लोभी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी कमजोरी की कड़ी कर्मचारी वर्ग की तो है ना। बिल्कुल मैं मानता हूँ इस चीज को, धोबी के कुत्ता का घर का न घाट का। और मैंने ये भी सुना है कि कई दफ्तरों में जो विभागाध्यक्ष है उनसे तू करके बात करते हैं। मेरे नॉलेज में कुछ एक चीज ऐसी आई है कि कर्मचारियों को, जैसे कि आपने बोला कि हो सकता है आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ कि ये चीजें जो हैं उन्होंने बदतमीजी, जिसको बोले बदतमीजी मैं कहूँगा, ऐसी बदतमीजी उनकी कर्मचारियों को की गई हैं, तो मैं उनको आपके माध्यम से यही जरूर चेताना चाहूँगा कि कर्मचारी की कोई शिकायत अगर पाई गई है तो हम उसके जांच करेंगे। अगर कर्मचारी गलत है, कर्मचारी को सजा, अगर कर्मचारी गलत नहीं है तो अधिकारी ये जान जाए कि कर्मचारी आज वो कर्मचारी नहीं है जो अपने अधिकार के लिए ना लड़ता हो और जो दबू बन के बैठ जाए। तो बेटा जी मैं कर्मचारियों के लिए हूँ, और कर्मचारी मेरा कर्मचारी 24 घंटे का सरकारी एम्प्लॉय है और मैं 24 घंटे अपने कर्मचारी के लिए खड़ा रहूँगा। अच्छा जरियाल जी, अभी मुझे ऐसा लगा कि चलो जोश दिख रहा, जो पुराना वाला जो दिखता था, लेकिन ये 4 साल जोश क्यों ठंडा रहा? अब बेटा जी आप इस चीज को भली भांति जानते हैं, क्योंकि मेरा मेरे गुरु जी रहे सतपाल जी, उनका एक कि कभी अपने आप को स्थापित ये मत करो कि मैं नेता। 4 साल बाद सक्रिय हुए, ऐसा तो नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशारा है कि अब जरियाल जी सक्रिय हो जाओ क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं। कर्मचारी के हित में चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे सरकार एक हो, चाहे दूसरी हो, चाहे प्रशासन हो, मैं हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा रहूँगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपको सहयोग मिलता है चंबा मंडल में? देखिए सहयोग की बात है, अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, तो मैं डीसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ एक मामले को लेके हम उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि भी मान्यता किसको आपको है कि नहीं, बोला नहीं बिल्कुल बिल्कुल भविष्य में आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा तो वो करेंगे आप? बिल्कुल जी बिल्कुल। संगठन के लिए या कर्मचारी हित में हम जो भी करना पड़ेगा, कानून के दायरे में रह के जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सोमी प्रकाश बेटा और मेरे साथ है जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के जिलाध्यक्ष अजय जरियाल जी। हम उनसे बात करेंगे कि जिला अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कर्मचारी के मुद्दों को लेकर क्या कुछ कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है 6ठा वेतन आयोग जो आया है उससे कितनी राहत मिली है और कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये भी चर्चा है कि कुछ कर्मचारियों की 6ठा वेतन आयोग की वजह से रिकवरी भी होने वाली है और कईयों को काफ़ी बेनिफिट भी मिला है, तो हम उनसे बात करेंगे। इसके अलावा गुटबाजी में बढ़ती कर्मचारी नीति पर भी इनसे ज्वलंत मुद्दों पर बात करेंगे। फिलहाल स्वागत है आपका जिला जी। धन्यवाद बेटा जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की ओर से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमें इस लायक समझा कि आज इंटरव्यू के लिए बुलाया, आपका धन्यवाद। जहाँ तक वेतनमान की बात है, सरकार ने प्रयास किया है कि कर्मचारियों को राहत दी जाए, कर्मचारियों को नया वेतनमान दिया, और कर्मचारी महासंघ उनका धन्यवाद करता है कि एक ऐसे मंच से जो पहले कभी नहीं हुआ था, जेसीसी की बैठक में उन्होंने घोषणा की और उसको लागू भी किया। जेसीसी की बैठक में और भी घोषणाएं की गई थी, उनको भी लागू किया गया है। जहाँ तक वेतनमान के नॉमिनीज की बात है या वेतनमान की बात है, कर्मचारियों में कर्मचारी वर्ग खुश है। खुश इसलिए है कि कई दिनों से जो हमारी मांग लंबित थी, जो हमारा वेतनमान मिलना था वो हमें मिला है। थोड़ा सा आहत इसलिए है कि उसमें कुछ विसंगतियां हैं,
और समय रहते हमारे प्रदेश नेतृत्व जो है उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहा है। उसे एनोमलीज को खत्म करने के लिए प्रदेश नेतृत्व आज भी कर्तव्य अपना निभा रहा है। उसको हर मंच पे, हर जगह जहां मौका मिल रहा है उसे कि इसको कैसे एनोमलीज को दूर किया जाए, अपने वित्त सचिव से मिलके, सचिव कंसर्न सचिव से मिलके, सीएम साहब से मिलके, तो हमें उम्मीद है कि जो ये एनोमलीज हैं उसका भी निपटारा हो जाएगा। एक सबसे ज्वलंत मुद्दा जो आज जैसे 2.59 था, 2.25 था, उसके बाद 15% का जो एक विकल्प था उसे भी सरकार ने माना है। कर्मचारियों ने उसकी भी डिमांड की थी कि जो पंजाब के आधार पर जो तीसरा वो वेतनमान में नहीं है लेकिन कैबिनेट के माध्यम से उसका निपटारा किया गया है। हम कर्मचारी उस विकल्प से भी कर्मचारियों को लाभ मिला है। और जहां तक बात राइडर की और पेमेंट की है तो मैं आश्वस्त हूं अपने सरकार के जयराम ठाकुर जी की तरफ से भी और अपने महासंघ की तरफ से भी कि समय रहते का मतलब इलेक्शन से पहले अभी एक रिसेंटली हमें देखने में आया कि कमेटी गठित की गई है। और मैं तो अपने प्रदेश नेतृत्व से भी ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेटी से मिलकर जितनी जल्दी हो सके इसका निपटारा किया जाए ताकि कर्मचारियों को इससे राहत मिल सके। अच्छा जरयाल जी, मैं जिस तरह से आपने ये सारी बातें कही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सरकार के प्रवक्ता हैं, कर्मचारियों के नहीं। ये ईमानदारी से कहें, क्योंकि देखो आप विभाग हैं, हम आपकी छवि को जानते हैं, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि जब कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद नहीं करेंगे और आप सरकार की गुणगान करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? ऐसा है, इसका एक वोटेज का एक तरीका है। आप पहले ही अगर टकराव की स्थिति अपना लेंगे, पहले ही अगर आप लड़ाई के मूड में आ जाएंगे कि नहीं हमने ये चीज करवानी है, तो सरकार जबरदस्ती तो किसी से कर नहीं सकती। नहीं चलिए, लेकिन आएंगे। ठीक है, पर मुझे दिक्कत ये आ रही है कि जब लोग बोले हैं कि जो छठा वेतन आयोग है रिकवरी पड़ रही है, जब वेतन बढ़ता है तो अच्छा लगता है कि चलो मेरी जो तनख्वाह है इतनी थी, अब इतनी बढ़ेगी तो मैं इससे अब भला होगा मेरा। जब उसकी तनख्वाह जो है अब जो एडवांस में ले रखी है वापस जब देनी है तो उसके लिए तो दिक्कत होगी। नहीं, ये सिर्फ वो लोग बोल रहे हैं, कर्मचारियों को भ्रमित करने का एक प्रयास किया जा रहा है। ये वो लोग बोल रहे हैं जो अभी हाल ही में देखा होगा कि कहीं ना कहीं से चोर दरवाजे से सरकार के समीप जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार उनको भली भांति जानती है, पहचानती है। रिकवरी में उन्होंने अपने कमीशन में अपने रिपोर्ट में साफ लिखा है कि रिकवरी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं होगी। उसमें क्लियर किया हुआ है कि रिकवरी किसी भी एम्प्लॉय की नहीं होगी। जहां तक ये 15% की ऑप्शन की बात कर रहे थे, हाँ उसमें था कि एरियर नहीं मिलेगा, उसमें है कि एरियर नहीं मिलेगा। तो आप संतुष्ट है कि एरियर नहीं मिलेगा? कर्मचारियों को एक उम्मीद थी, जब एरियर मिलता था तो उनको लगता है कि चलो अब तो कुछ अच्छा बजट आ रहा है, इससे हम कुछ अच्छा करेंगे। नहीं, हम तो चाहते थे कि कर्मचारियों को एरियर मिले। उनका जो अब दोनों तरफ से कर्मचारी एरियर भी मांगेगा, उसके बाद वो भी मांगेगा। हमें भी थोड़ा कर्मचारियों को, मैं ये नहीं कहता कि कर्मचारियों के हित मतलब दफना दी जाए, खत्म कर दी जाए, लेकिन ये जरूरी है। मैं तो यही डिमांड करता हूँ, हमने तो हमेशा ये डिमांड की थी कि 15% का अगर उसमें ऑप्शन देते तो एरियर भी जो उनका नहीं, उनका मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा एरियर नहीं बनता, लेकिन मिलना चाहिए। मैं आज भी ये मांग करता हूँ कि एरियर मिलना चाहिए। रही रिकवरी की बात, तो रिकवरी उसमें तो अपने रिपोर्ट में साफ लिखा कि किसी भी कर्मचारी की रिकवरी नहीं, क्योंकि जब ये 2012 की आप पुरानी फिक्सेशन की बात करते हैं, पुराने आधार पे जब बात 2.59 में जब पुराने आधार की बात करते हैं तो उसमें हमने लिया हुआ, हमने वहाँ से नई केस लिया, लेकिन हम वो नोशनली हमने वहाँ से फिक्सेशन करके हमें वो चीज़ मतलब बेनिफिट दिया जा रहा है। अच्छा चलिए, आपने अच्छी बात करी है अपने मंच के माध्यम से। जिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ एक बहुत बड़ा मंच नाम लिया जाता था, लेकिन जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि जो पहले संगठन हुआ करता था वो अब धीरे धीरे वो अपनी गुणवत्ता खो रहा है। वजह क्या मानते हैं? ईमानदारी से कहिए। बेटा जी, आप इस चीज़ को कवर करते हैं, प्रदेश का कर्मचारी भी जानता है और हम भी जानते हैं कि संगठन जो है, जब संगठन रहेगा ना, संगठन में कमजोरी कब आती है? जब उसमें व्यक्तिगत स्वार्थ किसी के आ जाते हैं, जब उसमें मतलब कुछ एक चीज़ें ऐसी शामिल हो जाती हैं। कैसे, मैं अगर एक चीज़ आज के ज़माने में देखने में आई है कि अगर मेरे साथी कोई, अब हर किसी की अपनी समझ होती है, हर किसी का, लेकिन उस पर एक लेवल लगा दिया जाता है। हमें वो चीज़, लेकिन कर्मचारी मानते हैं, क्या समझते हैं? आज भी आप चंबा का इतिहास देख लीजिए। चंबा का, मैं आपको इस चीज़ के, मैं अपने कर्मचारियों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सतपाल ठाकुर जी को हम आज भी याद इसीलिए करते हैं कि उन्होंने
पूरे कर्मचारी महासंघ को उन्होंने बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी स्थितियों का सामना किया है कि, लेकिन उससे भी वो निकल के ना बिल्कुल साफ निकले और उन्होंने कर्मचारियों को इकट्ठा रखा है। हाँ, लेकिन जहाँ तक जैसे आपने बात की कि कर्मचारी संगठन कमजोर, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मुझे मानने में कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हमारे ही कर्मचारी लोग ऐसे हैं, जैसे अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि मतलब कुछ एक लोग एक डेमोक्रेटिक सेटअप से हमारा इलेक्शन होता है, इलेक्शन जीतते हैं, हारते हैं, लेकिन हमारे चीज में हमें जो देखा कि अपने आप को लोग सत्ता के करीब जो मानते हैं, वो चीज जब हार पचा नहीं पाते तो वो किसी न किसी तरीके से अपने चार जो लोग हारे होते हैं उनको इकट्ठा करके कहीं जो दूसरा स्टेट लेवल पे जो दूसरा बंदा हारा था उसके ग्रुप खड़ा कर देते हैं कि हम तो सरकार के करीब है, अब हमें मान्यता मिली। मतलब आप मानते हैं कि जो कुछ संगठन ऐसे हैं जो सिर्फ बेनिफिट लेने के लिए, व्यक्तिगत बेनिफिट लेने के लिए अपना सत्ता की लोभी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी कमजोरी की कड़ी कर्मचारी वर्ग की तो है ना। बिल्कुल, मैं मानता हूँ इस चीज को। मैंने पहले भी इसी बात का इसीलिए जिक्र किया कि जो कर्मचारी एक संगठन में एक मंत्र दिया जाता है कि एकता में बल है एक चीज, और जो संगठन में है उसमें किसी अपना पराया सरकारी गैर सरकारी उसमें नहीं देखा जाता, उसमें रिश्तेदारी नहीं चलती, उसमें संगठन का एक मकसद होता है कि हमें एक कर्मचारी वर्ग को संगठित रखना है। लेकिन हमारे कर्मचारी व्यक्तिगत स्वार्थ में जब आ जाएंगे तो वो उस चीज के लिए कुछ भी करने तक के तैयार होते हैं लोग। आपको लगता है कि जो ऐसा कर रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है? वो तो आप देखिए ना सर, अब आप बेटा जी इस चीज को खुद ही एनालाइज कीजिए कि उनके लिए दिक्कत क्या है। उनके लिए दिक्कत क्या है, ना वो धोबी के कुत्ता ना घर का ना घाट का। और मैंने ये भी सुना है कि कई दफ्तरों में जो विभागाध्यक्ष है उनसे तू करके बात करते हैं, और यहाँ तक कि हम यहाँ पर लाइव वो चीजें नहीं बोल सकता, लेकिन कुछ ऐसी लैंग्वेज बात करते हैं जिन लैंग्वेज का हम परिवार में भी इस्तेमाल नहीं करते हैं, और वो दफ्तर में ऐसी चीजें बोलते हैं कि और शोषित हो रहा है कर्मचारी वर्ग, और आपके रहते ऐसा हो रहा है, तो मुझे लगता है ये तो गलत बात है। मैं इसकी पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। अगर बेटा जी अगर मैं जिला का नेतृत्व कर रहा हूँ तो मेरी एक नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करूँ। तो और मैं उन आपके माध्यम से उन अधिकारियों को चेताना चाहता हूँ कि अगर हमारे किसी कर्मचारी से बेवजह बदसलूकी की गई या बेवजह उन्हें तंग किया जाता है, क्योंकि अगर कोई डिपार्टमेंटल एसोसिएशन का कोई प्रधान है तो वो अपनी मांग अपने डिपार्टमेंट अधिकारी के पास ही रखेगा ना। लेकिन हाँ, अगर मेरा कर्मचारी गलत है आप उसको सजा दीजिए, लेकिन वो पब्लिक वेलफेयर की अगर हित की बात करता है तो उस पर अगर नाजायज तंग किया जाता है, या किसी कर्मचारी को अगर एक परिवार की तरह अधिकारी के लिए एक जो कार्यालय है वो एक परिवार की तरह है, परिवार में छोटी मोटी बातें होती है, परिवार में रख के उसे सुलझाया जा सकता है। लेकिन मैं आपके माध्यम से उन अधिकारियों को चेताना चाहता हूं, और उन्हें मेरी ये चेतावनी समझे वो लोग कि अगर हमारे किसी कर्मचारी को नाजायज तंग किया गया या नाजायज उनके साथ कोई बदसलूकी की गई तो इसके लिए हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार होंगे, और जिसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। प्रशासन को उनको जवाब प्रशासन को देना होगा, उनको जवाब कर्मचारियों को देना होगा, ताकि भविष्य में ये लोग जो है ना किसी कर्मचारी को बेवजह, मैंने तो मेरे आपने अच्छा वो आपने मुझे याद दिला दिया, मेरे नॉलेज में कुछ एक चीज ऐसी आई है कि कर्मचारियों को, जैसे कि आपने बोला कि हो सकता है आपकी पत्रकारिता को मैं सलाम करता हूँ कि ये चीजें जो हैं उन्होंने बदतमीजी, जिसको बोले बदतमीजी मैं कहूँगा, ऐसी बदतमीजी उनकी कर्मचारियों को की गई हैं, तो मैं उनको आपके माध्यम से यही जरूर चेताना चाहूँगा कि कर्मचारी की कोई शिकायत अगर पाई गई है तो हम उसके जांच करेंगे। अगर कर्मचारी गलत है कर्मचारी को सजा, अगर कर्मचारी गलत नहीं है तो अधिकारी ये जान जाए कि कर्मचारी आज वो कर्मचारी नहीं है जो अपने अधिकार के लिए ना लड़ता हो और जो दबू बन के बैठ जाए। अच्छा, कुछ दिन इस तरह की शिकायतें आई भी हैं सर आपके पास? क्योंकि मैंने तो सुना, क्योंकि हम देखो जर्नलिज्म में है तो हमको कई तरह की बातें आती है, लेकिन कई कर्मचारी ऐसे हैं बेचारे कि उनको लगता है कि भाई अधिकारी उनकी एशिया खराब ना करते, बस उसी डर के चक्कर में वो आगे स्काई नहीं करते हैं। ऐसा है बेटा जी, अधिकारी के लिए मैं आपको एक चीज एडवर्स भी अगर अधिकारी को लिखना होगा ना, अधिकारी की किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी की एशिया ऐसे खराब कर ना, ऐसा उसमें प्रावधान है कि आप किसी की एशिया पे एडवर्स रिमार्क्स नहीं दे सकते वो इसलिए नहीं, एडवर्स तभी दे सकते हैं जब वो अगर आप उसको अगेंस्ट इंक्वायरी होगी, डिफॉल्टर पाया जाता है, वो किसी मिसबिहेव करता है,
मैं इसी चीज के लिए बोल रहा हूँ कि कोई कर्मचारी ये ना सोचे कि मेरी हैसियत खराब कर देगा कोई अधिकारी, तो ये मुगालते में वो चीज अधिकारी ना रहे कि मैं इसकी हैसियत खराब कर सकता हूँ। मतलब कर्मचारियों वर्ग के साथ आप बिल्कुल हैं, और अगर उनको लगता है कि उनके साथ ऐसा हो रहा है तो आपसे मिले या शिकायत करें, तो उसके मामले में आप कोई ना कोई कदम उठाएंगे। बिल्कुल बेटा जी, मैं कर्मचारियों के लिए हूँ, और कर्मचारी मेरा कर्मचारी 24 घंटे का सरकारी एम्प्लॉय है, और मैं 24 घंटे अपने कर्मचारियों के लिए खड़ा रहूंगा। अच्छा जरियाल जी, अभी मुझे ऐसा लगा कि चलो वो जोश दिख रहा, जो पुराना वाला जो दिखता था, लेकिन ये 4 साल जोश क्यों ठंडा रहा? अब बेटा जी, आप इस चीज को भली भांति जानते हैं, क्योंकि मेरा मेरे गुरुजी रहे सतपाल जी, उनका कि कभी अपने आप को स्थापित ये मत करो कि मैं नेता हूं। कर्मचारी आपको स्थापित करेंगे, कर्मचारी आपको मानेंगे तो आप नेता हो, कर्मचारी नेता हो, अगर नहीं तो आप चुपचाप बैठ गए। इसलिए चुपचाप बैठा था कि 4 साल तक एक अनिश्चितता का माहौल था। अनिश्चित, हाँ लड़ाई हमने लड़ी है, हमने इलेक्शन लड़े, हम जीते हैं, लेकिन परिस्थिति कुछ समय ऐसी आ जाती है कि अब मैं अपने यूनिट को, आज मैं इतने सौभाग्यशाली हूं कि जो मेरा यूनिट है आज मेरे साथ है। मेरे जिला चंबा जो है वो एक मत से चलता है और एक सूत्र में चल रहा है, और मैं भविष्य में भगवान से यही कामना करता हूँ कि जिला चंबा का एम्प्लॉय हमेशा एक मत से चले और अपनी स्ट्रेंथ जो है बना के रखे। अच्छा, कहीं जिस तरह से 4 साल बाद सक्रिय हुए, ऐसा तो नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशारा है कि आप जरियाल जी सक्रिय हो जाओ क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं? मुझे लगता है कि सत्ता और विपक्ष की चीजें चलती हैं। तो बेटा जी, इस मामले में आप शायद बड़े सालों से कवर कर रहे हैं। मैं 2000 से इस फेडरेशन में हूँ, 2000 से मैं इस फेडरेशन में हूँ, और सतपाल जी के कार्यकाल से, सतपाल जी भली भांति इस चीज़ को जानते थे, उन्होंने कुछ परखा आजमाया, तो उनके आशीर्वाद से और कर्मचारियों के सहयोग से आज मुझे 22 साल हो गए इसमें। 5 साल मुझे प्रधानी करते हुए हो गए, और 17 साल मैंने जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट का। तो कर्मचारी कार्यकाल है। हाँ, अब जैसा कि कर्मचारियों ने कभी मुझे निराश नहीं किया, और मैंने जहाँ तक मेरी कोशिश रही है, जहाँ तक मैंने कोशिश की है कि मैं कर्मचारी के हित में, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े, चाहे सरकार एक हो, चाहे दूसरी हो, चाहे प्रशासन हो, मैं हमेशा अपने कर्मचारियों के साथ खड़ा रहूँगा। अच्छा, ये न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, क्या आप सहमत हैं? मैं एनपीएस के अपने साथियों के साथ हूँ। मेरा महासंघ जो है, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ एनपीएस कर्मचारियों के साथ है, और इनकी जो मैं इसको जायज़ और जेन्युइन डिमांड समझता हूँ, और सरकार को चाहिए कि ऐसा मिसाल मतलब बनाए कि जो जयराम सरकार ये बोलने के कर्मचारी, मैं तो ये सुनने के हमारे लिए काम कर रहे हैं कि जयराम सरकार कब बोले, कब घोषणा करे कि हिमाचल के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन के अंतर्गत लाया जाए। अच्छा, चूंकि न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ तो संघर्षरत है, अगर न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ आपसे आह्वान करता है कि अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के माध्यम से भी आप आह्वान करें कि आप भी इस आंदोलन में भाग लें, तो आप करेंगे? मैं एक चीज़ आपको स्पष्ट बता दूं बेटा जी, कि जेसीसी में हमारी ये मांग है, प्राथमिकता से हमने ये मांग उठाई, एजेंडे में आइटम, ये हमारा एजेंडा है। तो एजेंडा का मतलब है कि जब आप हमारा प्रदेश नेतृत्व को एजेंडे में लेके चला है, तो हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, मुझे बताओ कि जयराम सरकार अच्छा कार्य कर रही है, क्योंकि देखो आप कर्मचारी लीडर भी हैं और सरकारी एम्प्लॉय भी हैं। बिल्कुल जी, ईमानदारी से कर्मचारी, हाँ बिल्कुल, मैं कर्मचारियों के तरफ से ये कहना चाहूँगा, जितना किया अच्छा किया, और मैं चाहूँगा कि कर्मचारियों के लिए वो जो हमारी शेष मांगे वो भी करें। 100% तो मैं नहीं चाहूँगा, सॉरी, मैं नहीं समझता कि 100% हो सकता है, लेकिन 100 नहीं होता तो 95 से कम तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मांग करते हैं कि जो किया है अच्छा किया। कोई ऐसी मांग जो सरकार को करनी चाहिए थी लेकिन कर नहीं पाई, क्योंकि इलेक्शन ईयर है और इसमें जो हो सकता है वो हो सकता है। बड़ी हमारा जो चार्टर लगा था उसमें से कुछ एक डिमांड जो ज्वलंत थी, हाँ, डिपार्टमेंट लेवल पे और कैसी मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कई चीज़ें ऐसी होती हैं, कई मुद्दे ऐसे थे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सॉर्ट आउट होते हैं, कोई स्टेट लेवल पे सॉर्ट आउट होते हैं, कई गवर्नमेंट लेवल पे होते हैं। गवर्नमेंट लेवल पे जो करने वाली बातें हैं, जैसे पे कमीशन का था, तो उसका था एनपीएस वालों की जो नोटिफिकेशन 2009 की थी, जिन परिवारों को लाभ हुआ है, जो चीज़ें हैं, हम तो चाहते हैं कि मेरी एक सूत्री मांग है भाई, कर्मचारी आज की डेट में
चलो छोटी मोटी एनोमलीज चलती रहेंगी, छोटे मोटे डिस्प्यूट चलते रहेंगे, लेकिन एक सूत्री मांग मेरी समर्थन और मेरा एक सूत्री मांग जो है ये पुरानी पेंशन बहाली रहेगी हमारे कर्मचारी एसोसिएशन की तरफ से। अच्छा, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की एक मांग रही है कि उनको वरिष्ठता का लाभ नहीं मिल रहा है, सीनियोरिटी का लाभ नहीं मिल रहा है, उनकी पदोन्नति नहीं हो पा रही है, तो इस मामले में हाँ, मैं इस मामले में जरूर ये चाहूँगा कि मेरे जो कर्मचारी साथी हैं जिनको लाभ नहीं मिल रहा है वो लिखित रूप में हमें दें, क्योंकि अब हमारे लिए अब एक चीज़ मैं बताऊँ, लेकिन इस चीज़ को मैं मुश्किल नहीं कहूँगा, मैं अपनी गलती भी मानता हूँ, क्योंकि हमारी बैठकें नहीं हो पाई थी, हमारी जो एनजीओ की बैठक थी अनिश्चितता के भर के कारण जो बैठकें नहीं हो पाई हैं। मैं ये चाहूँगा कि मेरे कर्मचारी साथी जहाँ कहीं भी उनको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे हमारी जो जैसे सीनियोरिटी की बात कर रहे हैं, सीनियोरिटी नहीं हो पाई, प्रमोशन नहीं हो पाई, तो मैं ये चाहूँगा कि वो मुझे थोड़ा सा इसका लिखित रूप में मेरे पास जब आ जाएगा तो विद इन 2 डेज मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं उन विभागों के पास जाके उस मांग को देखूँ कि क्या स्थिति क्या है उसके बारे में। अच्छा, जो गुटों में बंटे एम्प्लॉई है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं बेटा जी गुटों में बटे एम्प्लॉयज़ के लिए इतना ही कहूँगा कि जब तक आप एक मंच पे नहीं आएंगे, हाँ कुछ अब जैसे आपने जो चीज़ जो लोग नहीं सुधरने वाले हैं वो नहीं सुधरेंगे, जिनको अपने मतलब महत्वाकांक्षा ज़्यादा है, कर्मचारी हित परे है, वो लोग नहीं सुधरेंगे। जैसे आपने हाल ही में आपने देखा जो एक कौन मंच सब कौन बन रहा है, ये एसोसिएशन सर्वकर्म क्या वो जो संघ बन रहा है संयुक्त, उसमें उन लोगों को अभी ये उन लोगों को ये एनजीओ को गालियाँ देते हो लोग, एनजीओ को गाली देने का आपका हक क्या है भाई? आपको जब यही नहीं पता कि आप कौन सा मंच बना रहे हैं, सर जब एनजीओ के मंच पे उनको ये नहीं पता कि कॉर्पोरेशन इसमें आती है, बोर्ड इसमें आते हैं, जब वो लोग ऐसे लोगों को अपना क्लियर तो करें, लेकिन उनकी संस्था के मेंबर कौन कौन से होंगे? वो बोलते हैं हमारे पास 40 संगठन है, 45। शिमला में आपने खुद ही देखा होगा कि पहले उन्होंने क्लेम किया 40 से 42 संगठन है। अरे मेरा कोई रिश्तेदार दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहा है, अगर वो उसके साथ जॉब करता है, उसके साथ चला गया तो वो संगठन बन गया। उसके दूसरे ही दिन जब जिस एसोसिएशन का नाम लिया, जिन एसोसिएशन का नाम लिया, उन्होंने दूसरे ही दिन सेक्रेटरीट में आके सामने अपनी बयानबाजी दे दिया कि हमारा संगठन ये है जो सरकार से संबद्धता का। आप उस खुद इस चीज को देखिए कि वो एनालाइज करिए कि वो लोग क्या सोच रहे हैं, उनका झूठ वही पर्दाफाश होता है। यहाँ की बात कर रहे हैं मंडी के, अब एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। हताश कितने लोग हैं, लोग चौहान जी आपके यहाँ आए थे चंबा में, हमारे चंबा में आए थे, तो उनका एक हताशा का मैं बताता हूँ, स्टेटमेंट बताता हूँ उनकी स्टेटमेंट ये है कि हम यहाँ से रैली निकालेंगे और डीसी का अड्डा बुला के ज्ञापन देंगे। ऑन द रिकॉर्ड ये चीज मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये उनके हताशा। और मैं बताऊँ चंबा में इस वक्त कम से कम 20,000 के करीब एम्प्लॉई है, और आपने देखा होगा इस संगठन में मेरे ख्याल है, मैंने तो चेयर भी गिनी है और वहां बैठे लोग भी गिने, तो वहां मेरे 110 या 112 लोग आपके और ईद में कितने साल? और उसमें भी मैं आपको बताऊं, जो हमारा संगठन है, बिजली बोर्ड हमारा संगठन नहीं है, एचआरटीसी कॉर्पोरेशन हमारा संगठन नहीं है, अच्छा लेक्चरर हमारा एनजीओ का संगठन नहीं है, और टीजीटी हमारे आर्ट साइंस हैं, जेवीटी हमारा संगठन नहीं है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाइए कि उन संगठनों अगर वो टीचर्स उन कम्युनिटी को लेकर उसको लेके चले हैं ये लोग, तो क्लेम करते हैं कि कर्मचारी महासंघ, संयुक्त कर्मचारी महासंघ बता दिए अपना नाम, संयुक्त कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी महासंघ सरकार ने जिसको मान्यता बराबर दी है उससे बात कर रहा है। और उनके कितने संगठन उनके साथ जुड़े हैं? आपके साथ जिला राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के साथ कितने संगठन जुड़े हैं? कितना संगठन जो राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अंतर्गत आते हैं? हमारे 86 संगठन है, डिपार्टमेंट एसोसिएशन है, उसमें टीचिंग टीजीटी आर्ट्स और साइंस नहीं है हमारे साथ, लेक्चर हमारी कैटेगरी में नहीं है, जेवीटी हमारी में नहीं है, तो आप ये अंदाजा लगा लीजिएगा जितने डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी का हर संगठन। और जो दूसरा गुट है उनके पास सिर्फ 3-4 संगठन है, जबकि आपके पास 86। भाई मैं आपको बताऊं इस चीज के बारे में क्लियर आपको बताऊं, ये जो चौहान जी हैं ये लेक्चर संगठन से हारे हुए कैंडिडेट है ये लोग। अब विनोद शर्मा का इन्होंने जिक्र किया है अपने स्टेटमेंट में, आपने विनोद शर्मा को देख ही लिया होगा कि सरकार से कैसे मतलब कैसे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में आप, मैं शिमला की बात करूँ, शिमला में अगर वो अपनी प्रेस स्टेटमेंट कर देने के लिए आते हैं तो अकेले विनोद शर्मा जी आते हैं, उनके साथ उनके डिपार्टमेंट का एक आदमी नहीं होता। तो आपके बोलने का मतलब है कि वो व्यक्तिगत हित की गारंटी कर रहे हो? 101%।
101% और सरकार को बदनाम भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसलिए करेंगे कि ये शेल्टर ढूंढ। आज अगर सरकार को शेल्टर देती है तो कल कोई अपनी स्टेटमेंट में बंद कर देंगे। आज सरकार को बोले कि हरी चौहान जी आप बात करेंगे आपसे, तो मैं समझता हूँ कल कोई सब बंद कर देंगे। अब बंद कर मेरे को शेल्टर में, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट में के भी टाइम में ये लोग वहाँ डटे पे बैठे हुए, जब इनको निकाला गया था तब वो वहाँ लड़ाई की थी कर्मचारियों के साथ, वहाँ से भी इनको निकाला गया था। मतलब जो अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ है वो सरकार की मान्यता के अनुसार ही कार्य कर रहा है और ईमानदारी से कार्य कर रहा है, और कर्मचारी और सरकार से अगर टकराव की स्थिति अगर हमारे प्रदेश नेतृत्व में इतना मादा है कि अगर कर्मचारियों की बात नहीं मानी जाएगी तो कर्मचारी जो है वो सरकार के अगेंस्ट भी खड़ा हो सकता है। हमारे कर्मचारी नेता हमारे जो प्रेजेंट में है वो अपनी बात रखना जानते हैं, लेकिन जब अगर मतलब सीधी उंगली से घी निकल जाए तो टेढ़ी क्यों करें? मतलब सरकार के साथ अगर सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये चीजें निकल जाए, काम हो जाए, तो क्या कर्मचारी को इलेक्शन है? आपको लगता है कि सरकार की जो मांगे हैं कर्मचारियों की सरकार सुनेगी? उम्मीद तो यही करेंगे कि सरकार सुने, क्योंकि सरकार का एक दायित्व है कि कर्मचारियों ने, आम कर्मचारियों ने, आम जनता ने तो चुना जब होता है तो सरकार का एक दायित्व बने कि आम आदमी की भी और एक कर्मचारी की भी सुने कि उसकी मांग क्या है, न्यायपूर्ण है, तर्कसंगत है तो उसकी मानना चाहिए। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का आपको सहयोग मिलता है चंबा में? देखिए, सहयोग की बात है, अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं, तो मैं डीसी साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि कुछ एक मामले को लेके हम उनसे मिले थे, लेकिन उन्होंने तो ये कहा था कि भी मान्यता किसको है, आपको है कि नहीं? बोला नहीं, बिल्कुल उनका चीज ये है, उनके कभी अभी डीसी नहीं हुई है, ठीक है, उनका एक अपना तरीका है काम करने का, वो करें, हमें उससे कोई एतराज नहीं है। हम मेरा बोलने का मतलब हमें अगर उस बात को लेके ये कहे कि लो जी हम तो है वो है, हमारा ऐसा, अगर उस मीटिंग में आपको आमंत्रित नहीं किया तो फिर मीटिंग का फायदा क्या होगा? फिर कर्मचारी तो धोखे में रह गए। जो जेसीजी मीटिंग जो अभी होनी जो है जी, नहीं उसके लिए तो फिर ऐसा है कि सरकार ने जब हमें चिट्ठी दे दी है, मेरे पास ये पत्र अभी भी पड़ा हुआ है। अच्छा। ये भी सरकार ने जो स्टेट प्रेसिडेंट का दिया हुआ है, डीसी साहब को भी कॉपी भेजी हुई है और मेरे पास भी इसकी कॉपी है। तो मतलब इसी पत्र को आधार मानकर आप उम्मीद रख रहे हैं कि मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा? बिल्कुल। और मेरे हिसाब से तो प्रशासन भी देख ही रहा है, तो प्रशासन से सहयोग की बात वैसे है कि मैं और कुछ एक अधिकारियों का यहाँ से धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि कुछ एक अधिकारी हमारे लिए ऐसे हैं जो मतलब हमारे सिर्फ बोलने की जरूरत है वो काम करते हैं। उनको पता है कि ये जो एसोसिएशन है कभी गलत काम के लिए नहीं बोलती, उनका विश्वास है हम पे, अधिकारियों का, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों का। हम उनको कुछ सिंपली अगर बात बोलने के अब तो ये भी बोलेंगे कि जल्दी आप निश्चित हो, ये काम हो गया। तो ये जो चलो आज तो आपकी पत्रकार वार्ता भी हुई है अभी थोड़ी देर पहले, पर भविष्य में आपको शक्ति प्रदर्शन करना पड़ेगा, तो वो करेंगे आपके महासंघ? जब तक एक चीज है बोलते कि ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि बिना रोए तो माँ भी बेटे दूध नहीं पिलाती। जब हम मांग रखेंगे, अगर हमारी मांग वार्ता करेंगे, वार्ता के लिए बुलाते हैं, वार्ता करेंगे, अगर वहाँ भी उस चीज़ का हाँ, लेकिन हमें ये है कि वो हमारी मांग जायज होनी चाहिए, ठीक है। अगर उस बात को मानने में आनाकानी करते हैं वो तो मतलब संगठन का जा सकता है, ये तो संगठन का एक दायित्व है। संगठन का यही तो है, वो है कि अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता, अकेले जाएंगे तो कोई नहीं सुनेगा, संगठित होकर जाएंगे तो सुननी पड़ेगी। मतलब संगठित होकर आप आवाज बुलंद करने वाले हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। संगठन के लिए या कर्मचारी हित में हम जो भी करना पड़ेगा, कानून के दायरे में रह के जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे अजय जरियाल जी, इन्होंने बड़ी बेबाकी से सारी चीजें रखी हैं। अगली बार हम नई शख्सियत लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।